वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार वंश ने भारत के विभिन्न भागों में अपना अस्तित्व बनाया और उनके साम्राज्य का किस प्रकार से विस्तृत हुआ। तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो अधिकतर जो शिलालेख हैं उनसे मिलती है, और वो खास करके शिलालेख है वो जोधपुर और उसके आसपास के प्रदेशों में मिलते हैं। और इन अभिलेखों से यह पता चलता है कि लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों ने अपना अस्तित्व बना लिया था। और चूंकि उस समय राजस्थान नाम का कोई भी एक प्रांत ऐसा नहीं था, इसलिए जब वैनसांग, ये युवानचांग वैनसांग का ही नाम है, जब वैनसांग भारत आया तो उसने गुर्जर राज्य की राजधानी को पोलो मोलो कहा था। ये उसका चाइनीज भाषा में इसका नाम दिया हुआ है। इसको याद रखना, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। पोलो मोलो या कई जगह पोलो बोथो भी लिखा था। ये भीनमाल का नाम बताया है, भीनमाल या बाड़मेर बताया है। जो प्रतिहारों का जो उल्लेख मिलता है उसमें गुर्जर और प्रतिहार दोनों शब्द साथ में मिलते हैं। गुर्जर, गुर्जरत्रा या गुर्जरेश्वर, इन सभी शब्दों को साथ में मिला करके गुर्जर प्रतिहार इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुर्जर प्रदेश और उसके आसपास जो शासक थे वो गुर्जर प्रतिहार कहलाते थे। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर इसके गहराई में जाएं तो हम ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में गुर्जर प्रतिहार का अर्थ क्या होता है और ये लोग कौन थे। तो कुछ अभिलेखों का उल्लेख करते हुए बताना चाहता हूँ कि नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करहाड़ के शिलालेखों में जो गुर्जर प्रतिहार है इन सब के लिए एक सामान्य शब्द गुर्जर आया है। ये राधनपुर, ये जो प्रदेश हैं ये गुजरात में आते हैं। तो यहाँ के जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि ये जो प्रतिहार है इनको गुर्जर कहा गया है। दूसरा, जो महिपाल शासक था, प्रतिहार शासक, उसको भी गुर्जर राज कहा गया है। भोज प्रथम जो गुर्जर प्रतिहार शासकों में शक्तिशाली था उसको भी गुर्जर कहा गया है। और अरब यात्री जो भारत में आए थे, सुलेमान अल मसूदी, इन सब लोगों ने भी इन गुर्जरों को जुर्ज लिखा है। जुर्ज गुर्जर का ही एक विकृत रूप है। तो इस प्रकार से कुछ अभिलेखों और साहित्यिक प्रमाणों से हमें पता चलता है कि गुर्जर शब्द है वो गुजरात प्रदेश से जुड़ा हुआ था और इसलिए प्राचीन गुजरात को ही गुर्जर माना जाता है। और कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में कुछ जातियां जो विदेशों से आई थी और राजपूताना गुजरात और मालवा में सामंतों के रूप में रही, और इन्हीं को जब विवाद में स्वतंत्र शासक बन गए तो इनको गुर्जर कहने लगा। तो ये भी एक प्रकार का मत है कि विदेशों से आने वाले लोग भी गुर्जर कहलाते थे। साथ ही जो बॉम्बे गजेटियर जो लिखा गया है उसमें भी गुर्जरों को विदेशी माना गया है, और आरजी भंडारकर ने भी उनको एक जाति विशेष से मानते हुए अपना मत प्रकट किया है। लेकिन कुछ इतिहासकार जिसमें डॉक्टर हीराचंद ओझा और जो हर्षचरित्र लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा और पंपा भारत आदि ग्रंथों में गुर्जरेश्वर और गुर्जर शब्दों का अर्थ है वो किसी देश विशेष से लिया जाता है। यानी गुर्जर है वो किसी एक क्षेत्र का नाम है, न कि किसी जाति का एक नाम है। और यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि वो कनिष्क के समय में कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उनको एक नाम दिया गया, एक विदेशी जाति थी। तो कुल मिला के ये गुर्जर शब्द के बारे में यह मत आता है कि ये एक प्रदेश था, न कि कोई एक जाति। तो हमने ये देखा कि दोनों प्रकार के मत है वो प्रचलन में है। या तो गुर्जर एक जाति थी जिसके ये शासक थे, और दूसरा ये हो सकता है कि गुर्जर एक प्रदेश को कहा जाता है। वास्तव में जो गुर्जरेश्वर शब्द का प्रयोग मिलता है वो जो अभिलेखों में मिलता है उसी के अनुसार हमको समझना चाहिए। तो अभिलेखों में जो अर्थ मिलता है उसमें गुर्जर जाति और गुर्जर देश दोनों के लिए इसका अर्थ प्रयोग में आता है अभिलेखों में।
उद्योतन सूरी एक जैन थे, उन्होंने 788 ईस्वी में कोलय माला नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें भी लाट, सेंधव, मालव और गुर्जर शब्दों का एक साथ में प्रयोग किया गया है, जो कि एक विशेष जाति सूचक शब्द हैं। तो कुल मिला के ये दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें यहाँ पर मिलता है कि वो जाति के थे या फिर किसी एक देश के थे। जो ये इसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हुए, आप इसको डिटेल से पढ़ लेना, लेकिन कुछ अभिलेखों का आप जिक्र करता हूँ। जैसे हर्षनाथ का एक अभिलेख है, सीकर के आसपास मिला है 973 ईस्वी का। उसमें भी भारत में प्रतिहारों को सबसे प्रबल शासक माना गया है, और चौहान शासक जो है वो इनके सामंत थे। बाद में चौहान है वो शक्तिशाली हो गए। और मोहनोत नैणसी, जिसने मारवाड़ रे परगनोरी विगत नामक पुस्तक लिखी है, उसमें 26 प्रतिहार शाखाओं का उल्लेख किया गया है। और जो राजशेखर जो का राजकवि था, विद्वसाल भंजिका नामक पुस्तक लिखी है, इसने महेंद्रपाल को भी प्रतिहार को रघुकुल तिलक कहा है, यानी सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा है। तो इस प्रकार से ये जो भी प्रमाण मिलते हैं, ये खास करके प्रतिहार शब्द के बारे में ज़्यादा बताते हैं, न कि गुर्जर शब्द के बारे में, क्योंकि प्रतिहार जो शब्द है यह किसी एक जाति की बजाय यह एक प्रशासनिक पद हुआ करता था। प्रतिहार जो रक्षक है, जो द्वारपाल है, जो द्वार का रक्षक है, उसको प्रतिहार कहा जाता था। तो ऐसा उल्लेख है, वो जो राष्ट्रकूट वंश है वहाँ पर प्रतिहार नामक एक पद हुआ करता था, जो द्वारपाल की तरह काम किया करता था। और नागभट्ट है, महेंद्रपाल है, इन सभी शासकों को या तो प्रतिहार कहा गया है, या रघुकुल तिलक कहा गया है, सूर्यवंशी कहा गया है। इन सब से पता चलता है कि जिस प्रकार से राम के लिए प्रतिहार का कार्य लक्ष्मण ने किया, उसी प्रकार से इन प्रतिहारों में ने शुरू में अपने अपने सामंतों के लिए प्रतिहार का काम किया। इसलिए ये अपने को रघुवंश कुल का या रघुवंशी तिलक मानते हैं। तो ये सभी अपने को राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिहार शब्द है वो एक प्रशासनिक पद से जुड़ा हुआ आया है, और गुर्जर शब्द है वो एक प्रदेश से जुड़ा हुआ आया है, जो आज जैसा कि आजकल का जो गुजरात है और थोड़ा राजस्थान या मालवा का क्षेत्र है, इसको गुर्जर प्रदेश कहा जाता था। अब यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं हैं वो विकसित हुई है। तो जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें मंडोर, जालोर, राजूगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ोज के प्रतिहार हैं। क्योंकि अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम जो अपना जो सबसे ज़्यादा दबाव जोर रहेगा अधिकतर वो मंडोर और जालोर के प्रतिहार वंशों के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में ज़्यादा अपन जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने PDF में जो ये अपन पढ़ रहे हैं इसमें मैंने अन्य प्रतिहार शासकों को भी साथ में ही ले लिया है। यदि आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से कई प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मंडोर के प्रतिहार वंशों के बारे में। मंडोर जो जोधपुर के पास पड़ता है, इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर भी था, उसके बारे में देखते हैं कि मंडोर के प्रतिहारों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो अभिलेखों से मिलती है। और उसमें जो सबसे पहला अभिलेख जो मिलता है वो 831 ईस्वी का जोधपुर का शिलालेख है। साथ ही दो शिलालेख मिलते हैं 837 और 861 ईस्वी के घटियाल नामक स्थान पर दो अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में यह बताया गया है कि प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष थे वो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था। यदि कहीं प्रश्न आए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो उत्तर करना है अपने को हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने इस वंश की स्थापना की, और ये चूंकि ब्राह्मण थे इसलिए वो प्रतिहारों के गुरु थे। और फिर इनके जो पूरी घटनाक्रम आता है कि 2 विवाह किए, और जो क्षत्रिय रानी से जो संतानें उत्पन्न हुई वही फिर बाद में गुर्जर प्रतिहार कहलाए। और उसमें एक भद्रा नामक संतान हुई, जो उसकी जो क्षत्रिय रानी थी उससे, और भद्रा के फिर 4 पुत्र हुए, जिसमें से जो रजील है ये तीसरा पुत्र था। लेकिन कई अभिलेखों में जो मंडोर के प्रतिहार वंशों की जो वंशावली है वो इस रजील से शुरू होती है। और
इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो नागभट्ट प्रथम था, जो रजिल का पोता था, और उसने अपने मंडोर को बहुत ही सुदृढ़ किया और आसपास के कई प्रदेशों को जीता, और उसने अपनी राजधानी को समय के लिए मेड़ता भी बनाई। इससे यह पता चलता है कि प्रतिहारों का जो शासन है वो जोधपुर से काफ़ी दूर तक फैल गया है, और मेड़ता को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि वो संभवतः उसके साम्राज्य का मध्य भाग रहा होगा। तो ये पता चलता है कि मेड़ता और उसके आसपास या जोधपुर इसके आसपास के सभी क्षेत्रों पर नागभट्ट प्रथम का प्रभाव स्थापित हो गया था। लेकिन इसका पुत्र जो तात है वो साधु बन गया, और मंडोर के आश्रम, आज भी कभी मंडोर घूमने जाओ तो वहाँ पर पता चलता है, तो वहाँ पर वो साधु के वन तपस्या वगैरह की। तो आज भी मंडोर का जो पुराना स्थान है वहाँ पर कई नाले, बाग, बगीचे और इस प्रकार का दृश्य आज भी हमें मिलता है। इस वंश का जो 10वां शासक हुआ जिसका नाम शिलुक था, उसने वल देश तक अपनी सीमा को बढ़ाया। वल देश संभवतः जैसलमेर के आसपास का प्रदेश है, जहाँ तक अपनी सीमा बढ़ाई, और वहाँ का जो शासक था भाटी देवराज, ये जो जैसलमेर में भाटी वंश की स्थापना जिस तनु राव ने की थी उसका ही ये लड़का था देवराज, उसको युद्ध में पराजित किया और उसका एक छत्र स्वामी बना। तो इसके बाद में जो तीसरा जो वंशज था उसने बिहार में घोड़ों के साथ में युद्ध किया, और वह स्वयं व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता भी था और निपुण कवि भी था। उसके बाद में उसके जो एक विवाह हुआ था जैसलमेर के भाटी वंश की रानी पद्मिनी से, उसका लड़का बाउक हुआ जो बाद में राजा बना। तो कक्का राजा वो बाउक बना, और इस बाउक के समय में ही इसकी जो प्रशस्तियाँ मिलती हैं, खास करके घटियाल का जो अभिलेख है वो बाउक के समय का है। तो इस बाउक ने मंडोर में एक विष्णु मंदिर भी बनाया जिसके अवशेष आज भी हमें उपलब्ध है, और यहाँ का एक अभिलेख है जिसको बाद में जोधपुर के कोर्ट में लगा दिया गया। उसके बाद में कक्कुक राजा बना, और उसने 2 अभिलेख उत्कीर्ण कराए जो घटियाले के लेख के रूप में जाने जाते हैं। तो यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है कि घटियाले के लेख है वो किस प्रतिहार शासक के समय के हैं। तो हमें ये याद रखना है कि ये कुकुक शासक के समय के 2 लेख हमें मिलते हैं, और इससे इनके पूर्वजों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसा कि पहले बताया कि इसके पूर्वज का नाम हरिश्चंद्र मिलता है, और इसका जो साम्राज्य विस्तार है वो मरु, माड़ प्रदेश जैसलमेर के प्रदेश को कहा जाता है, वल प्रदेश, तमणी ये जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है इसको कहा जाता था, अज मध्य प्रदेश, और गुर्जरत्रा के निवासियों का अनुराग अर्जित किया, यानी उसने इन क्षेत्रों को जीत लिया था। तो इसका साम्राज्य भी काफ़ी विस्तार हुआ। साथ ही जो घटियाला का गांव है उसका पुराना नाम रोहिशकूप भी आता है। वहाँ पर उसने गांवों में बाजार बना करके महाजनों को बसाया और व्यापार में वृद्धि की, और घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित किए। इससे ये पता चलता है कि यह शासक है वो अधिक विद्वान था, विद्वानों का संरक्षण देने वाला और प्रजापालक शासक था। एक अभिलेख जिसका उल्लेख यहाँ करना उचित समझता हूँ वो है 936 ईस्वी का जोधपुर के चेराई गांव में, ये जो चामू चेराई है वहाँ पर एक अभिलेख मिला है जिसमें दुर्लभ राज के पुत्र जशकर्ण का उल्लेख मिलता है। और एक अभिलेख और जो मंडोर में मिला है सहजपाल चौहान का। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि जब 7वीं-8वीं शताब्दी में मंडोर में प्रतिहारों का शासन स्थापित हुआ, हरिश्चंद्र का काल 650 के बाद बताते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी एक साम्राज्यवादी स्थिति में पहुंचते हैं नागभट्ट प्रथम के समय तक, और नागभट्ट द्वितीय भी शक्तिशाली शासक हुआ था। तो उसके बाद में इनका धीरे धीरे पतन होने लग गया जब हमें मंडोर में चौहानों के अभिलेख मिलने लगे। तो जब चौहानों का अधिक यहाँ पर प्रभाव बढ़ने लगा तो उस समय मंडोर का जो गढ़ था उस पर इंदा शाखा के शासक थे, और उनके पास में ये मंडोर का गढ़ था, और इंदा शासकों ने जो चौहान शासक अमीर था उससे तंग आकर के ये जो मंडोर का जो किला है वो राठौड़ चूड़ा
को सौंप दिया। जब उसका विवाह हो गया तो उसको दहेज में दे दिया। ये राठौड़ चूड़ा जो अपने वीरमदेव का पुत्र था, और ये वीरमदेव, देवराज, ये सभी एक ही परिवार के हैं। और चूड़ा है वो बचपन पूरा उसने कड़ाऊ गांव में बिताया था। तो ये सभी घटनाएं मिलती हैं। इसके बाद में जो मंडोर का गढ़ है वो राठौड़ों के पास में आ गया, और फिर इन्हीं राठौड़ों में से जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार से मंडोर में इन शासकों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने अपना शासन स्थापित किया। जालोर के शासकों के बारे में बस थोड़ा सा जिक्र करेंगे, बाकी आप PDF से पढ़ लेना। जालोर के शासकों का भी जो प्रारंभिक व्यक्ति है वो हरिश्चंद्र को ही बताया गया है, इसलिए स्वयं को रघुवंशी प्रतिहार भी कहा जाता है। और इन प्रतिहारों ने जो जालोर का जो प्रदेश है वहाँ पर पहले चावड़ों का शासन था, चावड़ा राजपूत होते हैं, और फिर प्रतिहारों ने उनसे छीन लिया, और बाद में उन्होंने आबू, जालोर इन प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। और फिर इन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन बना दी, जो प्रतिहारों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। और गुर्जर प्रतिहारों ने जब उज्जैन को अपना केंद्र बना लिया तो फिर उज्जैन से ही जो राव शिहा है वो वापस मारवाड़ में आए थे, और राव शिहा ही मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले। इसलिए कई बार है वो राठौड़ भी स्वयं को इस प्रतिहार वंश के साथ में जोड़ते हैं। दशरथ शर्मा ने नागवट के गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी को जालोर माना है, क्योंकि कोलय माला या अद्यतन सूर्य की जो पुस्तक है उसमें भी ये मत मिलता है। तो जालोर का जो शासक था उसमें वत्सराज का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है। जैसे वत्सराज है वो जब इसकी राजधानी उज्जैन हो गई, कन्नौज हो गई, कन्नौज जब राजधानी होगी तब से ही यह वत्सराज है वो सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में इसका नाम आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जालोर, आबू और परमारों का राज्य बाड़मेर के भी कई क्षेत्रों में रहा, जैसे किराड़ू का किला परमारों का था। जैसलमेर क्षेत्र में जो लोद्रवा है वो भी परमारों की राजधानी थी। तो इन सभी क्षेत्रों पर इन बाद में इनको प्रतिहारों के बीच में संघर्ष होते रहे, उनको जीतने का प्रयास किया। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इस पूरे प्रदेश में प्रतिहारों का दबदबा था। इनके संघर्ष है वो परमारों, भाटियों, चावड़ा और चौहानों के साथ में निरंतर होते रहे। तो PDF मैंने थोड़ा लंबा बनाया है, जिसमें कन्नौज और उज्जैन के प्रतिहारों के बारे में भी डिटेल्स हैं। अपने चूँकि राजस्थान का इतिहास है, इसलिए मंडोर और जो जोधपुर के जो प्रतिहार है इनके बारे में डिटेल से लिखा है। एक छोटी सी बात इसमें और ऐड कर दूं कि जो मंडोर और इसके आसपास जो प्राचीन समय में जो मंदिर मिलते हैं वो भी इन गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको आराम से आप पढ़ सकते हो, पूरा समझ सकते हो।